हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को वृत्तीय गति के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग ये समझेंगे कि जो कण की जो गति की जो प्रकृति होती है वो वृत्तीय पथ पर किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, और साथ ही जो कण है वो वृत्तीय पथ पर अपनी गति का जो स्वरूप है वो कैसा प्रकट करता है। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आप लोग वृत्तीय गति पर मत जाना, आप लोग कहिएगा शरीर का पढ़ा रहे हैं। हम लोग वृत्तीय गति जानते हैं कि कोई कण या वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोग को फर्स्ट ही चैप्टर में, फर्स्ट नहीं मैंने सेकंड चैप्टर, ये जो मोशन था इसी में दोस्तों मैंने आप लोग को जब गति का प्रकार बताया था तो उसमें मैंने आप लोग को बता दिया है कि वृत्तीय गति क्या कहलाती है, जो कि दोस्तों आपके घूर्णन गति से यह संबंधित होती है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको वृत्तीय गति का जो परिभाषा है वो बताने नहीं आया। मैं यहाँ पर दोस्तों वृत्तीय पथ पर जो कण की जो गति की जो प्रकृति है उसके बारे में बताने मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जा रहा हूं, ताकि दोस्तों आप लोग ये समझे कि वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण की जो दोस्तों गति का जो स्वरूप होता है, उनका दोस्तों जो गुण होता है वो कैसा होता है और दोस्तों किस प्रकार का होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो है आपका वो दोस्तों आपके मोशन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आगे के कुल जितने सारे वीडियो आएंगे वो दोस्तों आपके इस चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल से उसी से संबंधित ये आएंगे। और वो भी कौन से न्यूमेरिकल्स, जो दोस्तों मैंने आप लोग को शुद्ध गति के जो समीकरण बताया था ना, तो उस समीकरण वाले से ही संबंधित आपके दोस्तों जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा वही न्यूमेरिकल दोस्तों आपको मैं अगला वाला वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जितना सारा न्यूमेरिकल मैंने पीछे बताया था आप लोगों ने वो सारा न्यूमेरिकल पीछे कर लिया है, जैसे कि औसत वेग, फिर उसके बाद त्वरण, फिर चाल, दूरी, इन सब पर दोस्तों मैंने न्यूमेरिकल पीछे करा दिया है। अब हम लोग जो आगे न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे शुद्ध गति की समीकरण पर आधारित प्रश्नों का। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर वृत्तीय गति का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर माफी चाहता हूँ, मेरा जो एक ट्यूबलाइट था वो गिर गया था। ठीक है, उसी को दोस्तों लगाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर झुका। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वृत्तीय गति के बारे में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ के रखना कि वृत्तीय गति, गति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। गति का मतलब कि कोई वस्तु क्या करती है कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति और आकृति में परिवर्तन करती है। और ये जो अपनी स्थिति और जो आकृति में जो परिवर्तन है, अगर वो एक वृत्ताकार पथ पर करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति के रूप में जाना जाता है। यानी कोई कण या वस्तु जब वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यानी सिंपल रूप में कहें तो वृत्तीय गति को ही घूर्णन गति कहा जाता है। और जो भी कण या वस्तु अगर घूर्णन गति के रूप में अगर है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति में दोस्तों जो कण होता है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति कैसे करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वृत्ताकार पथ पर पहुंचने से पहले सबसे बात करते हैं हम लोग सरल रेखा का। आप सभी को पता है कि सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में जो कण है वो क्या करता है, वो दोस्तों किसी एक निश्चित दिशा की ओर गति करता है। यानी कि अगर कोई कण अगर एक समान चाल से चले, यानी कोई वस्तु या कण अगर एक समान चाल से अगर वो गति करती है और वो भी किसी एक निश्चित दिशा के साथ, तो उसकी गति को हम लोग वेग के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसको क्या है, उसको एक निश्चित दिशा प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सरल रेखा लिया है, ये सरल रेखा में ये जो तीर का निशान है वो दोस्तों किसी एक निश्चित दिशा को प्रकट कर रहा है। और यहाँ पर कोई भी अगर कण अगर एक समान चाल से अगर गतिशील है, एक समान चाल से अगर दोस्तों यह गतिशील है तो इसका जो दोस्तों दिशा होगा वो बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह केवल एक ही दिशा को प्रकट कर रहा है, यानी कि एक ही बिंदु को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो चाल होगा वो वेग के रूप में जाना जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि जब कण को अगर ऐसे पथ पर गति करना हो तो देखिए ऐसे पथ पर, देखिए यहाँ पर कितने बिंदु मिल रहे हैं, 1 फिर 2 और फिर 3। इसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए 1 फिर 2 और फिर 3। मान के चलते हैं कि जो कण है हमारा वो है इस बिंदु पर, ए बिंदु पर।
ए बिंदु से कण को पहुंचना है कहाँ पर, तो बी बिंदु पर, ठीक है। और उसको दोस्तों गति करना है तो हम यहाँ पर विस्थापन ही पकड़ेंगे, ठीक ना। हमें यहाँ पर क्या करना है कि तीनों बिंदुओं से होकर हमें वस्तु की दूरी तय करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि है बिंदु ए हो गया, है बिंदु बी हो गया, और कण आपका है बिंदु ए पर और यहाँ पर पहुँचना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए जो वस्तु होगी उसको 3 गो बिंदु पर अपनी 3 दिशाएं बदलनी होगी। यहाँ पर केवल एक ही बिंदु था तो इसकी दिशा केवल एक ही थी, यानी इसमें दिशा का बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं था। यानी सरल रेखीय पथ पर जो कण अगर गति करती है तो उसमें दोस्तों उसके दिशा का जो परिवर्तन है वो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पर जो पथ है अगर वो सरल रेखीय ना होकर दोस्तों वो आपके विभिन्न पथों के रूप में होता है, तो उस स्थिति में जहाँ पर इनका जो सरल रेखीय पथ है, जहाँ पर इनका मुड़ाव है, यानी जहाँ से इनका पथ मुड़ गया है, देखिए ये जो मान के चलते हैं कि हाई हो गया दोस्तों सी, ठीक ना। अगर ये जो एसी पथ है तो एसी पथ से आपको बीसी पथ पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसे बिंदु सी से घूमना पड़ेगा। जो वस्तु होगी, जो कण होगी, अगर वो एक समान चाल से गतिशील है इस पथ पर तो वो दोस्तों गतिशील तो है एक समान चाल से, लेकिन वो क्या करेगा कि बिंदु सी पर अपनी दिशा को बदल लेगा। यानी अब उसकी दिशा जो होगी वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं रहेगी। यहाँ पर दिशा क्या था, निश्चित था, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगा, बदला जाएगा, यानी चेंज होगा। फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक उसकी दिशा क्या होगी, निश्चित होगी, बी से सी तक। लेकिन जैसे ही वो बिंदु बी पर आएगा तो दोस्तों फिर बिंदु बी पर क्या करेगा, वो अपनी दिशा को चेंज करेगा। कहाँ पर पहुँचने के लिए, तो ए बी पथ पर पहुँचने के लिए। मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, बोल सकते हैं ए बी पथ पर, मतलब बिंदु ए से क्या कर रहा है, पुनः वो बिंदु ए पर जा रहा है घूमकर। बिंदु ए से पुनः क्या कर रहा है, बिंदु ए पर वो जा रहा है घूमकर, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, वो बिंदु बी से घूमेगा। तो यहाँ पर जो दिशा का परिवर्तन है वो कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर दिशा का परिवर्तन एक भी बार नहीं हो रहा है, वो एक ही दिशा के साथ जा रहा है, उसके अनुदिश जा रहा है। यहाँ पर जो दिशा का परिवर्तन है वो 3 बार हो रहा है, एक बिंदु ए पर, एक बिंदु बी पर, नहीं बिंदु सी पर, एक बिंदु बी पर। मतलब ये 3 बिंदुओं पर क्या हो रही है, दिशा का परिवर्तन हो रहा है। तो उस स्थिति में जो कण का जो दोस्तों परिमाण होगा वो तो सेम रहेगा, वो तो बराबर रहेगा। कब, जब वो एक समान चाल से गतिशील है, तब एक समान चाल से अगर गतिशील है तो उसका परिमाण बराबर रहेगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगा। और दिशा चेंज होने के कारण हम लोग इसको एक समान चाल के रूप में जानेंगे, ना कि एक समान वेग के रूप में जानेंगे, ठीक है। मैं सब बताता हूँ कि मैं आप लोग क्या सिखा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या बता रहे, समझ नहीं आ रहा है। सारा चीज मैं आप लोग बताऊंगा, बस समझना आप लोग। इसमें देखना दोस्तों, ये क्या चाहिए, ये आपका है चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार, जिसमें क्या है आपके 4 ठो बिंदु हैं, 4 ठो। यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है। मान के चलते हैं कि जो कण है वो दोस्तों इस बिंदु पर है, कोई कण है वो कहाँ पर है, तो इस बिंदु पर है, ठीक है, ठीक है। कोई कार है इस बिंदु पर है, इस पॉइंट पर। मान के चलते ये बिंदु आपका है कौन सा, तो ए बिंदु। तो ए बिंदु से वो चलना प्रारंभ करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो कार की जो दिशा होगी वो तो निश्चित मिलेगी, वो तो एक ही दिशा के रूप में। क्यों, क्योंकि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो ए बी पथ है वो सरल रेखीय पथ है। तो उस स्थिति में दोस्तों इसकी दिशा एक ही होगी। लेकिन जैसा ही वो बीसी पथ, यानी अगर हम यहाँ नाम दे दें यहाँ पर BC, अगर जैसे यह BC पथ पर जाना चाहेगा तो BC पथ पर जाने के लिए इसको दोस्तों यहाँ पर बिंदु B पर इसे अपनी दिशा में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो दिशा में परिवर्तन नहीं करेगा तो वो BC पथ पर नहीं जा सकता है, उसको दोस्तों सीधा जाना पड़ेगा। जबकि जाना है BC पथ पर तो वो क्या करेगा कि बिंदु B पर वो दोस्तों मुड़ेगा, वो मुड़ेगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि इसका अगर एक समान चाल से अगर गतिशील है तो हो सकता है अगर रास्ते में कोई मतलब कि अगर हाईवे है, ठीक है, अगर हाईवे है तो वो क्या करता है कि अगर अपनी गति को कम या अधिक, देखिए किसी वस्तु का एक समान चाल असमान चाल कैसे बन जाता है, उसका चाल में परिवर्तन होने से। यानी जब वो समय के साथ यानी बराबर समय के साथ अगर वो बराबर दूरी तय नहीं करता है तो उस स्थिति में उसका जो एक समान चाल है वो असमान चाल बन जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो कण है यानी जो कार है वो एक समान चाल से चल रही है, कहाँ तक, तो ए बी पथ पर। फिर जैसे वो बिंदु बी पर पहुंच रही है तो इसी एक समान चाल से वो घूम जा रही है किधर, तो बीसी पथ की ओर। तो जब ये घूमी तो इसकी दिशा में चेंज हुआ, इसकी दिशा में परिवर्तन। फिर उसी प्रकार से क्या होगा कि जब यह बिंदु सी पर पहुंचेगा, यानी जब बिंदु सी पर पहुंचेगा
तो दोस्तों यहाँ पर भी वो घूमेगा। घूमेगा क्यों? क्योंकि उसको जाना है सीढ़ी पथ पर। ये सीढ़ी वाला रास्ता उसको चाहिए, उसी पर उसको गति करना है। तो सीढ़ी वाला रास्ता के लिए क्या करना पड़ेगा? हेजा यानी कि हेजा यहाँ पर जो देख रहे ना एंगल, यानी यहाँ पर इस करवा को घूमना पड़ेगा। तो इसकी दिशा वहाँ पर भी चेंज होगी। फिर क्या करेगा? फिर सोचेगा कि हम बिंदु ए पर पहुंचेंगे, तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे ये एडी पथ तय करना पड़ेगा, ये एडी पथ। तो एडी पथ तय करने के लिए मतलब एडी पथ पर आने के लिए फिर यहाँ पर यानी बिंदु डी पर उसे क्या करना पड़ेगा? दिशा चेंज करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस चतुर्भुजाकार पथ में इनके 4 बिंदु थे, यानी मुड़ाव वाले 4 बिंदु थे। तो 4 बार दिशा का परिवर्तन हुआ है। कितना बार? 4 बार। और यहाँ पर जो दोस्तों मुड़ा वाले जो पथ का जो बिंदु है वो 3 गो है, इसलिए कण का जो दिशा का परिवर्तन है वो 3 बार हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले आकृति में, तो ये आकृति दोस्तों एक तरीके से मानना कि यह समबाहुभुज है। समबाहुभुज कहने का मतलब कि इनकी 4 सभी जो भुजा है ना वो सब आपस में क्या है? वो बराबर है। तो दोस्तों अगर इस पर अगर कार अगर चलेगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि हाई बिंदु ए है, ठीक है, बिंदु ए से अगर कार चलना प्रारंभ करेगा और फिर यह बिंदु ए पर ही आएगा, क्योंकि हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। वृत्तीय गति मतलब कि जहां से चले वहीं पर पूरा हम आ गए। तो हाई तो वृत्ताकार पथ नहीं है, हाई वृत्ताकार पथ नहीं है, हाई वृत्ताकार पथ नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं हम, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, नहीं समझिए तो कैसे पता चलेगा वृत्त कहाँ से बना? समझना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर बिंदु ए से अगर कोई कण चलना शुरू करेगा और पुनः उसको बिंदु ए पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? दोस्तों बिंदु ए से उसे पहुंचना पड़ेगा कहाँ पर? तो बिंदु बी पर। यानी कि वो ए बी पथ पर पहले वो दूरी तय करेगा, फिर ए बी पथ पर दूरी तय करके फिर वो बी सी पथ पर दूरी तय करेगा। तो अब आप ही समझो दोस्तों कि ए बी पथ से बी सी पथ पर आने के लिए जो कण है वो करा के बिंदु बी से अपना दिशा चेंज करना पड़ेगा। यानी एक बार उसका क्या हुआ? दिशा का परिवर्तन। फिर कण को यहाँ पर डी है ना, यानी कि जब वो सीढ़ी पथ पर आएगा, सीढ़ी पथ पर, तो सीढ़ी पथ पर आने के लिए उसे बिंदु सी से क्या करना पड़ेगा कि दिशा चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से? बिंदु सी से। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर अगर डी पथ उसको चाहिए, तो डी पथ पर आने के लिए उसको बिंदु डी से अपनी दिशा को चेंज करनी होगी। फिर अगर हम यहाँ बात करें ईएफ का पथ का, तो ईएफ पथ पर आने के लिए जो कण होगा, जो कार होगा, उसको बिंदु ई से अपनी दिशा में चेंजिंग करनी होगी। और यहाँ पर जी एच उसी प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एफ जी पथ पर आना है तो बिंदु एफ से क्या होगा? दिशा का परिवर्तन। जी एच पथ पर आना है तो बिंदु जी से क्या होगा? दिशा का परिवर्तन। एच पथ पर आना है तो बिंदु एच से क्या होगा? तो दिशा का परिवर्तन। यानी हर एक बिंदु पर क्या होगा कि जो दोस्तों कण अपना जो दिशा होगा वो बदलते रहेगा। जितना अधिक बिंदु उतना दिशा का परिवर्तन। समझे? तो अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग इसको देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर हम मतलब एक्सपेंड करते जाए, ये जो भुजवा है ना, अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते जाए काफ़ी मतलब इस तरीके से अगर एक्सपेंड करेंगे ना, तो जो आप देखिए ये जो देखो जैसे कि हाई मान के चलते ही रेखाखंड है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से, ठीक है। अब फिर मान के चलते हैं, देखो ए हाई बी हाई सी, दो रेखा इसको तोड़ दिए ना, थोड़ा सा मोड़ दिए, तो ये ए बी बी सी के रूप में आ गया, एक रेखाखंड हुआ। अब फिर हम क्या करेंगे? ए बी को लेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये अब क्या आ जाएगा? इस रूप में है ए अब बी, मान के चलते हैं हो गया डी, सी तो है बा ना, सी है बा। अब फिर मान के चलते हैं क्या करते हैं कि ए डी को तोड़ देंगे, तो ए डी को तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? इस रूप में ए डी, ठीक है। आप फिर देखिए मान चलते हैं कि है ई, फिर ए यू को तोड़ देंगे, ए यू को, तो ए यू को तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा ए ई, मान चलते ही हो गया आपका ओ, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर इस रेखाखंड को तुरते जाओगे मतलब इसके दोस्तों एक्सपेंड अगर आप करते जाओगे, फैलाते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो आपका रेखाखंड है, यानी जो आप रेखाखंड देख रहे हैं, वो दोस्तों बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रेखाखंड है वो बिंदु से ही बनता है। किस रूप में? तो बिंदु के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो प्रति जितने सारे रेखाखंड है उनके सभी बिंदु का होंगे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और जब इनके सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो दोस्तों आपकी जो आकृति है वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी 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 ऐसी।
और ये जो आकृति है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है वृत्ताकार, यानी कि वृत्तीय रूप में दिखाई दे रहा है। और आप सभी को पता है कि वृत्त हम किसको बोलते हैं, तो दोस्तों वृत्त एक ऐसा आकृति होता है जिसमें किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अन्य सभी बिंदुएं एक निश्चित दूरी पर क्या होती है, स्थित रहती हैं। तो मान चलते हैं कि निश्चित बिंदु कौन है, ये वाला है, और ये क्या है, ये सारे के सारे ये बिंदुएं हैं। तो ये सारे के सारे बिंदु क्या है, अपने एक निश्चित दूरी पर इस बिंदु से उपस्थित है। हाई निश्चित दूरी, हाई निश्चित दूरी, हाई निश्चित दूरी, हाई निश्चित दूरी, हाई निश्चित दूरी। हाई निश्चित दूरिया को हम लोग त्रिज्या के रूप में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। किस रूप में, तो त्रिज्या के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इससे आपने क्या सीखा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, तो वीडियो लॉन्ग होगा तो थोड़ा सा आप समझ जाओ, इसके बारे में जान जाओ, तो यही सबसे बड़ा चीज़ है। आप लॉन्ग को मत जाओ, सबसे चीज़ें अच्छा आप लोग को समझना, ठीक है। तो इससे हमने ये सीखा कि जितना बिंदु बढ़ा उतना इसने दिशा चेंज किया। और आप जानते हैं कि जो वृत्त है वो क्या है, वो दोस्तों अनेक बिंदुओं का समूह है, यानी बहुत सारे बिंदुएं मिलकर क्या करती हैं कि एक वृत्त का निर्माण करती है। यानी बोल सकते हैं कि जो आपका वृत्त होगा वो अनंत रेखाखंडों का क्या है दोस्तों, अनंत रेखाखंडों का बना हुआ एक आकृति है, ज्यामितीय आकृति। यानी जितने सारे रेखाखंड है वो अगर एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये बिंदु के रूप में चेंज हो जाएंगे और तब जाकर आपके वृत्त का निर्माण होगा। तो जब ये वृत्त आपका बना तो ये वृत्त कैसे बना, तो ये जो वृत्त बना है वो बिंदुओं के समूह से बना। तो अगर हम लोग इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण को, जैसे कि मान चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर कण ए को ले लेते हैं, अगर ये कण ए है, अगर ये वृत्ताकार पथ पर अगर वो गति करेगा तो दोस्तों इसके दिशा में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, इसके दिशा में जो परिवर्तन होगा वो इस वृत्त के हर एक बिंदु पर होगा, हर एक बिंदु पर। क्योंकि आपको पता है कि जो वृत्त है वो दोस्तों क्या करता है कि एक एक बिंदु से मिलकर बना होता है, एक एक बिंदु से, यानी कि इसमें कोई भी भुजा नहीं होता। यहाँ पर जो ये पथ देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, एक बिंदु के रूप में है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कोई भी दोस्तों भुजा के रूप में नहीं आ रहा है। जहां तक इसमें भुजा था वहां तक इसमें दिशा का चेंजिंग नहीं था, लेकिन जैसे ही बिंदु आता था तो इसमें दिशा का परिवर्तन होता था। लेकिन यहाँ पर तो कोई दोस्तों पथ ही नहीं है, ओनली पर क्या है, ओनली पर दोस्तों बिंदु है। जब बिंदु है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कण होगा वो हर एक बिंदु पर अपने दिशा का क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, अपने दिशा में क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। और जैसा ही अपने दिशा में चेंजिंग करेगा, अपने दिशा में परिवर्तन करेगा, तो हम लोग ये समझेंगे एक समान चाल से जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसका परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो दिशा है वो बदल जाता है। और आपको पता है कि वेग का परिमाण या दिशा, या परिमाण और दिशा दोनों बदलने के साथ जो वेग का मान है वो भी दोस्तों क्या होता है, मतलब वेग भी क्या होता है, वो दोस्तों बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और वेग बदलने के कारण ही आपका त्वरण उत्पन्न होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो वस्तु है वो क्या कर रही है, वो त्वरित हो रही है। तो यहाँ पर जो कण है वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला, उसका परिमाण तो नहीं बदल रहा है। मान चलते कोई कण क्या कर रहा है कि वो एक समान चाल से गतिशील है तो उसका परिमाण नहीं बदल रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। जैसे कि मान के चलते हैं मौत का कुआं आप लोग देखे होंगे, तो मौत के कुआं में जो दोस्तों स्टंटमैन जो होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं अंदर में, तो उनका दोस्तों का जो बाइक का जो स्पीड होता है वो क्या बदलता है, नहीं बदलता है। वो जिस स्पीड से उसको घुमाते हैं वो उसी स्पीड से क्या करते हैं, वो चारों राउंड करते रहते हैं, उसको राउंड करते रहते हैं। लेकिन उनकी जो दिशा होती है उस मौत के कुआं में वो हर एक बिंदु पर बदलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइक वाला जो स्टंटर है वो क्या करता है कि अपने दोस्तों गति में वो त्वरण उत्पन्न करता है, यानी उसकी गति क्या हो रही है, वो त्वरित हो रही है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति के रूप में जानी जाती है जब कोई कण या वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या हो, एक समान चाल से गतिशील हो। तो इतना सारा चीज दोस्तों आप लोगों को मुझे बताना था। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अगर कोई कण या वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर वो अपनी दिशा का परिवर्तन करेगा। और दोस्तों एक समान वेग में उसका परिमाण अगर चेंज हो जाए या उसका अगर दिशा चेंज हो जाए तो वेग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदल जा रहा है हर एक बिंदु पर। तो हर एक बिंदु पर दिशा बदलने के साथ हम लोग बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब वेग बदलने के कारण क्या होता है, त्वरण आता है। मैंने बताया था कि त्वरण का संबंध होता है किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन से। तो इसलिए बोलेंगे कि वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली जो वस्तु का जो दोस्तों वेग होता है वो बदलता है, यानी कि वो त्वरित होती है, यानी वो उसमें वो त्वरण उत्पन्न होता है। तो जरा दोस्तों देखिएगा, मैंने लिखाया है वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण की गति की दिशा लगातार बदलता रहता है और इसलिए उसकी गति त्वरित होती रहती है। मैंने सब बता दिया।
वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलनी पड़ेगी। सारा चीज मैंने समझा दिया आप लोग को, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर लिखा है। जरा यहाँ पर बात करते हैं, यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो तो दोस्तों देखिए हाई वृत्त है, हमने दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु लिया है जिसे आप लोग के इसको सेंटर के रूप में जानते हैं, केंद्र के रूप में जानते हैं। और आपको पता है कि दोस्तों केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो उस वृत्त का व्यास कहलाती है। तो दोस्तों हाई AD और BC का है, जीवा है जो कि इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस वृत्त का व्यास। तो जब ये दोनों वृत्त का व्यास कहलाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों O से C आपका हो जाएगा R यानी कि रेडियस। क्या हो जाएगा, O से C आपका R यानी कि रेडियस, यानी व्यास का आधा क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। तो बताया जा रहा है यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या R, चल भाई R बाटे, ठीक है, और कोई कण उस पर एक समान चाल V से गतिशील हो। तो दोस्तों गतिशील है किससे, तो V से। तो मान के चलते हैं कि इसी पर चलेगा, गति करेगा, इसी पर गति करेगा। तो मान के चलते इसकी गति की जो दिशा है वो है दोस्तों इस तरफ, देखिए ए इस तरफ है, ए से बी, फिर इस तरफ है A B C, इस तरफ है, मान लो ना इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। और क्या बोला है, एक समान चाल भी, तो दे देंगे भी इस तरफ ऐसे, ठीक है। गतिशील हो तो उस कण को एक चक्कर लगाने में अर्थात दूरी तय करने में लगा समय होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा समय होता है ना। अगर हम समय निकालें तो समय बराबर हो जाएगा वृत्ताकार पथ के लिए ना, अगर समय निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटा चाल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात मजे की क्या होगा, देखिए अगर एक चक्कर लगाना है तो एक चक्कर लगाने में इसकी जो तय की गई जो दूरी होगी कण की वो कितना निकल कर आएगा। आपको पता है कि किसी वृत्त का एक चक्कर उसके दोस्तों क्या होता है 2πr के बराबर होता है, यानी उसके पूरे परिमाप के बराबर होता है। आपको पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। अगर आप एक चक्कर लगा लिए मतलब कि आपने एक 2πr क्या किया, गति आपने कर लिया। तो यहाँ पर जो दूरी है वो दोस्तों आपके किस रूप में आ जाएगी, तो 2πr के रूप में आ जाएगी। वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, तो r के लिए हमने यहाँ पर लिखा है 2πr। समझ रहे ना, दूरी को हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के परिमाप से जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसके परिमाप से। अब वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक। एक चक्कर के लिए अगर एक चक्कर लगा रहा है तो अगर जितना चक्कर लगाएगा तो उतना के लिए क्या होगा, यहाँ पर n हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या हो जाएगा। जितना चक्कर लगाएगा उतना यार रख के क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे। अगर n बराबर 1 है तो ओनली फॉर क्या होगा 2πr। चलवा को क्या लिखे हैं यहाँ पर, एक समान चाल भी, तो निचवा हो जाएगा भी, ऐसे भी। तो हेजा का चीज है आपका, ये है आपका समय, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो t है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो 2πr/v, ठीक है। और चक्रों की संख्या पूछेगा तो हिजा हम क्या करेंगे, हिजा हम n लगा देंगे, n एक चक्कर के लिए 1, जितना चक्कर होगा उतना वो क्या होगा वहाँ पर लगेगा। इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो क्लासेज में आपका जो वृत्तीय गति है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका और आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया कि वृत्तीय गति में हमें क्या समझना था, क्या जानना था। दोस्तों मेरे समझ से जितना मतलब मेरा समझ था अपने समझ के अनुसार मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर मुझे बताने में और थोड़ी बहुत मतलब कि अगर आपके समझ से अगर मुझे बताने में अगर कोई दोस्तों गलती हो गई होगी या त्रुटि हो गई होगी तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई गलती हो भी होगी तो दोस्तों मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा और फिर से अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और गलती होती है तो उसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों से माफी चाहता हूं। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।